नमस्कार, पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए चुनावी घमासान चरम पर है। साल 2019 में शिवसेना की पूरी ताकत बीजेपी के साथ थी, लेकिन आज बदले हुए हालात में चुनाव हो रहे हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ है। एक हिस्सा बीजेपी के साथ तो दूसरा विरोध में है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2019 का इतिहास दोहराने की चुनौती है। अब साल 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली भाजपा क्या महाराष्ट्र में इस बार भी 2019 जैसी सफलता दोहरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम पर पहुंच चुकी बीजेपी को पता है कि उसके लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती भी कम नहीं है। महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव राज्य की दो प्रमुख पार्टियों की टूट के साए में हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा अब यहाँ दो सेना और दो पवार वाली पार्टियां हैं। साल 2019 में शिवसेना की पूरी ताकत बीजेपी के साथ थी। आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक हिस्से उसके साथ हैं और राज्य में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर की बात कही जा रही है। ये सहानुभूति कितनी गहरी है, ये साफ नहीं है। इस चुनाव में जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए जनता के सामने अपना केस मजबूती से पेश करने की चुनौती है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और उनके साथ गए नेता भी अपने फैसलों पर महाराष्ट्र की जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। साल 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 सीटों में से 41 सीटों पर बाजी मारी थी। इसमें बीजेपी ने 23 तो वहीं शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। विश्लेषक इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोटिंग, पुलवामा आदि को वजह मानते हैं। अब साल 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी क्या महाराष्ट्र में इस बार भी 2019 जैसी सफलता दोहरा पाएगी? उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम पर पहुंच चुकी बीजेपी को पता है कि उसके लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विश्लेषकों के अनुसार पार्टियों में टूट के कारण कई लोगों में ये छवि बनी है कि बीजेपी पार्टी परिवार तोड़ने वाली पार्टी है और ये छवि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें दांव पर हैं। एक ओपिनियन पोल ने एनडीए को 41 सीटें, जबकि एक दूसरे पोल ने 37 सीटें दी हैं। बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि वो खुद अच्छा प्रदर्शन करे, साथ ही सहयोगियों को दी हुई सीटें जीत पाए। पार्टी के मुंबई में अच्छा प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण होगा। वहीं राज ठाकरे के बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने से एनडीए को उत्तर भारतीय वोटों के नुकसान की बात कही जा रही है। बीजेपी के लिए एक और चुनौती ये है कि राज्य में उनका सबसे मजबूत नेता ब्राह्मण है, जिसकी आबादी बहुत कम है। वहीं मराठा आरक्षण की चुनौती भी एनडीए के सामने है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर आंदोलन खड़ा करने वाले जरांगे पाटिल ने कहा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति यानी बीजेपी संगठन दोनों गुटों ने हमें धोखा दिया है। उधर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके समर्थकों के बीच वोटों का ट्रांसफर हो और अपने वोट इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ केंद्रित कर पाएं। माना जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार एमवीए के वोट काट सकते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। महाराष्ट्र के तमाम सियासी समीकरण के बीच बीजेपी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम सभी राजनीतिक चुनौतियों पर भारी पड़ेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कितनी रैलियां करते हैं। वहीं खास बात ये भी है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का नतीजा जो भी होगा उसका असर कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना की यूबीटी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सीमा मलिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी की, शरद पवार ग्रुप की, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप सिंह जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से अगर हम देखें 2014-2019 चुनाव, उन चुनावों से 2024 चुनाव कितना अलग भारतीय जनता पार्टी के लिए है महाराष्ट्र के संदर्भ में? देखिए, कोई भी चुनाव हो वो समय के अनुरूप अपने आप को बदलता रहता है और वो हर राजनीतिक दल उसी हिसाब से तैयारी करता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी परिप्रेक्ष्य में इसको रख करके हमारी काडर बेस्ड पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता 22/7 7 डेज अ वीक और 365 डेज अ ईयर के पैटर्न पे काम करता है और हम पूरी तरह से तैयार हैं आने वाले समय में चुनाव की चुनौतियों को देखने के लिए। अब कितनी कठिन ये राह समझते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है ये राह? देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, हर चुनाव कठिन होता है। उसका पार्टी का कार्यकर्ता उसी को सामने रख करके अपनी तैयारी करता है, जनता को कन्विंस करता है कि वो उससे हमारी पार्टी को क्यों मत दे, भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है और क्यों उसका मत जो है हमें देने से लाभकारी है। तो देखिए क्या होता है कि एक सरकार की एक विचारधारा होती है, एक योजना होती है जिसके आधार पर हम जनता के समक्ष जाते हैं। हम जाते हैं ये कह करके कि हम विकास के लिए काम करेंगे, ये हमारी अब तक की उपलब्धि है और आने वाले समय में हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अगर ये बातें कोई पार्टी जब नहीं समझा पाती है तो जनता उसको अपना जनादेश नहीं देती है। और पिछले 2 आम चुनाव को देखा जाए और इनके जो विधानसभा के चुनाव है, खास करके महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्थिति बड़ी साफ है कि जनता के पास इस समय उपयुक्त अवसर है विचार करने के लिए और मंथन करने के लिए कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन वाली सरकार को या गठबंधन वाले दल को या हमारे गठबंधन को क्यों मत दे और इससे लाभ क्या होगा। ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक जी, गठबंधन को जनता क्यों पसंद करे? इंडिया गठबंधन को क्यों जनता पसंद करे, क्यों वोट दे? सीमा जी आवाज मिल पा रही है आपको? इंडिया गठबंधन को जनता क्यों पसंद करे, क्यों वोट दे महाराष्ट्र में? देखिए मैम, इंडिया गठबंधन को लोग पसंद करेंगे उनके काम पर, और जो बीजेपी ने जिस तरह की वहाँ पर राजनीति करी है मेरे ख्याल से सभी लोग उससे बहुत शुद्ध है, मैं कहूँगी, बल्कि दुखी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र का जिस तरह की वो जगह थी और आज जिस तरह की वो जगह हो गई है, शायद वो देख के वहाँ की जनता बहुत दुखी है। आप देखिए जिस तरह से आज वहाँ पर किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई वगैरह की तो कभी बात ही नहीं करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है वहाँ पर, और बेरोजगारी के बारे में तो कभी बोलते ही नहीं है और कभी मानते ही नहीं है। और देखिए जिस तरह से जो ये सब पार्टियों को तोड़ा गया है और जिस तरह से पहले लोगों को भ्रष्टाचारी बताया गया है, उसके बाद अपनी पार्टी में लिया गया है, शायद इन सब चीजों को इस देश की जनता देख रही है और कोई भी इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता है। इन बातों को हर व्यक्ति समझता है कि किस तरह की चीजें यहाँ पर हुई हैं, और इसीलिए देखिए हमें जैसा कि आप कह रही हैं, मैं आपके शायद सर्वेज भी बता रहे हैं, तो देखिए एमवीए को बहुत बढ़त है इस समय, और उनके देखिए 35 से लेके 40 तक सीट जरूर आएंगी। 1 डिजिट में जाएगा बीजेपी, ये मेरा दावा है इस बार। और आप देखिएगा कि देखिए जो आज महाराष्ट्र का हाल है, जिस तरह से वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किस तरह से वहाँ पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, थाने के अंदर गोलियां चल रही हैं, शायद ऐसा महाराष्ट्र हमने पहले कभी देखा नहीं। किसानों के बारे में तो शायद कुछ सोचते ही नहीं है। अभी देखिए गर्मियां आ रही हैं, अभी आप देखिए किस तरह से वहाँ पर किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिले, और किस तरह से वहाँ पर वो लोग प्याज और ये टमाटर जो है सड़क पे निराश होकर किस तरह से उन्होंने सड़कों पर फेंके। ये शायद देश की महाराष्ट्र के सब जनता ने देखा है, और यही चीजें जो है मेरे ख्याल से वोटर्स के लिए मतलब एक वोट देने का कारण बनेंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। संजय जी, सरकार चलाई कोरोना काल में जितना अच्छा काम किया मैम। ठीक है सीमा जी, मैं लौटती हूँ। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा, क्योंकि दोनों की पार्टियां टूटी है? देखिए लिहाजा मैं विस्तृत में आपको चर्चा करूंगा कि इंडिया जो गठबंधन हमारा है, महाविकासवादी महाराष्ट्र में है, या इंडिया जो गठबंधन है, उसको क्यों वोट जनता देगी।
हाँ। उसके बहुत से कारण है, मैं कारण आपको बता बताइए देता हूं। बताइए। ये 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। उस समय पेट्रोल 50 रुपए था, डीजल ऐसे ही था, और हमारे जो गैस वगैरह है वो 400 450 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन इन्होंने, चूंकि माननीय मोदी जी ने जो पहला भाषण दिया अपना, उसमें इन्होंने बड़े लल्लन साहब चीजें दिखाई कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम, 15 लाख रुपए सबको देंगे, डीजल का दाम कम हो जाएगा, डीजल दाम नहीं बढ़ेगा, तमाम चीजें ऐसी इन्होंने कही जिसकी वजह से 2014 चुनाव ही जीते। ठीक है, 5 साल लोगों ने देखा, 5 साल बाद इन्होंने फिर नारा दिया जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे। 2014 में जब नारा दिया था तो आप साथ में नहीं थे क्या? मैं आपने पूछा ना, मुझे 2019 में आप साथ में नहीं थे क्या? 2014 2019 हम साथ थे। 2019 में साथ आए हम। 2019 में संघ में चुनाव लड़ा था। नहीं, आपने कहा कि 2014 में नारा दिया, फिर उसके बाद 2019 में दे दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। तो काम क्यों नहीं हुआ, ये तो आपको भी जवाब देना होगा ना। उस दौरान अगर काम नहीं हुआ। नेहा जी मेरी बात सुन ले, मैं आज आज महाविकास अघाड़ी में बैठा हूँ। आज मैं प्रवक्ता हूँ, संजय द्विवेदी शिवसेना यूबीटी के हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। शिवसेना के प्रवक्ता एकनाथ शिंदे का कोई बैठा होता तो आप उससे क्या करते थे। हम आज ही विरोध में कल भी रहेंगे और करते रहेंगे। मेरी बात आप सुन लीजिए। कल नहीं थे ना सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने या शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2014-2019 तक लड़ा। फिर उसके बाद अगर आप ये सवाल उठाएं कि देखिए काम नहीं हुआ, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही बनती जो प्रधानमंत्री जिससे बनाया जाता है। हाँ। जवाबदेही उसके, जो मुख्यमंत्री बनता है उसकी जवाबदेही होती है। मैं उसी में तो आना चाह रहा हूँ ना। हाँ। आप अगर डर चौंके मुझे तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी बात आइए उसी पे आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे जो माननीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे 2014 में, प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे माननीय मोदी जी। उन्होंने तमाम चीजें दिखाई कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, और अजीत दादा पवार जो है, ये एनसीपी जो है 70,000 करोड़ के इसमें है, देवेंद्र फडणवीस जी आए कि साहब इनको हम जेल भिजवा देंगे, जेल में जाएंगे ये। लेकिन आज परिस्थिति आप देखिए, आज महंगाई कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच गए, और किसान जो 3 कानून लागू किए थे वो 3 कानून किसान लागू उसके चक्कर में 700 किसानों ने बलिदान हो गया। ठीक है। देखिए प्रदीप जी, सीधा आरोप है कि कुछ नहीं किया मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है अब। और साथ और ये भी कहा जा रहा है कि अब बीजेपी गठबंधन सिंगल डिजिट पर आ रही ना सर, अभी सुना ना आपको, मुझे वक्त सबको देना है ना सर। प्रदीप जी, सिंगल डिजिट पर सिमट जाएगा महाराष्ट्र में। जी देखिए, ये विपक्षी दल है और उनके पास संवैधानिक वही अधिकार है जो किसी अन्य दलों के पास है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वो जनता को मनाने समझाने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। 2 चीजें इसमें आई हमारी चर्चा में, वो मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि शुरुआत में बोला कि पार्टी तोड़ने का आरोप है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा लोकतंत्र जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वही लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत देने वाले लोग राज्यों में दूसरा मत देते हैं और केंद्र में दूसरा मत देते हैं। पिछले 2 आम चुनाव में ये बात सबको पता हो गई, 10 वर्ष हो गए इस बात को, और वही मतदाता अब है। तो अगर कोई ये समझता है कि मतदाता मूर्ख है तो ये उसकी मूर्खता है, मैं नहीं मानता। इसकी जनता जनार्दन मूर्ख है, वो अपने भविष्य के लिए कैसा फैसला करेगी। अब आज के हमने जो है ना पार्टियां नहीं तोड़ी है, हमने परिवारवादी परंपरा वाली पार्टियां, परिवारवाद को तोड़ा है। परिवार हमने या पार्टी हमने नहीं तोड़ी किसी की। अब अगर इसको जनता स्वीकार नहीं करती तो हमें अब तक इस प्रकार की सफलता नहीं मिल जाती। दूसरा, ये अभी यूबीटी उद्धव शिवसेना कितनी मिलेगी तो भी वक्त बताएगा ना, अभी वक्त बताएगा। उस सफलता मिली नहीं है अभी सफलता मिली नहीं है। ठीक है, 2 बार से आप सत्ता में है, लेकिन तीसरी बार आएंगे या नहीं आएंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सीमा जी कुछ कहना चाह रही। सीमा जी, निश्चित तौर पे हम जनता को समझा रहे हैं, दूसरे दल भी जनता को समझा रहे हैं, दूसरे गठबंधन भी जनता को समझा रहे हैं। वो तो मत देना जनता का काम है ना। देखिए विधानसभा में 19 की विधानसभा में जो गठबंधन था, जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जनता ने किसको जनादेश दिया था, किस पार्टी के गठबंधन को जनादेश दिया था। चुनाव के बाद किस पार्टी के गठबंधन ने अगाड़ी बना करके देश की महाराष्ट्र की जनता को लूटा, ये सब भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो
वही प्रदेश की नहीं, जनता है जनता और वही समझती है ना आगे सर, उसके लिए अब इंतजार करिए थोड़ा सा। मैं आ रही हूँ निश्चित तौर पे तो जनता जब अगली बार मत सर, चले इंतजार जाएगी करिए ना इन सब थोड़ा सा। बातों को ठीक है, भूलेगी नहीं। सीमा जी बोलेंगे अभी। ठीक है, मैं लौटती हूँ। सीमा जी। मैम, ये लोग जब नैतिकता की बातें करते हैं और नैतिकता के पास बहुत हास्यास्पद होता है वो। आज परिवारवाद के बारे में इनको कहते हुए शायद शर्म भी नहीं आती है। आज देखिए, अरे आप हंस लीजिए, बहन जी आप हंस लीजिए, अपना स्वास्थ्य की रक्षा है, लेकिन ना जनता आप उसके बोल ऊपर रहे थे, मैं जनता चुप बैठी सब थी ना। समझती है। सुनिए ना, आप जब आप चिराग पासवान जी का जो परिवारवाद है, जब उनके लिए कैंपेनिंग करने जाते हैं पीएम या जो भी, तो आपको शायद याद नहीं आता उस समय परिवारवाद। वो तो परिवारवाद है ही नहीं। और कितने एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं शुरू करूंगी ना, ये डिबेट खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगी। चाहे वो पीयूष गोयल जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी जी स्वयं हो। तो ये सब चीजें इसलिए है ना, ये सबको पता है और आपको भी पता है और पूरी जनता को भी पता है। और जिस तरह से आप लोगों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है वो भी सबको पता है। आज संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है ये भी सबको पता है। तो इसलिए आप ये सब बातें जो है ना अच्छी नहीं लगती, चाहे आप जितना भी उससे बोलिए। और ये कहना कि मुझे आपको ये हुआ कहाँ है, आप एक ऐसा नैरेटिव बना रहे कि ऐसा लग रहा है आप पहले से ही जीत गए। तो ये सब कहना, ये 400 पार और ये सब केवल आपका डर दिखाता है और कुछ नहीं है। और कैसे पता है कि आपको 400 पार आ रही है? और कोई जरूरी है कि मतलब विधानसभा लोकसभा के चलिए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो भी पहले हुआ है वो अभी भी होगा। 2019 में पुलवामा भी था, ये भी मत भूलिए। तो ये चीजें जो है ना, आप अभी से आप ये जो एक नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो सवाल इस बात को लेकर भी है ना संजय जी, अब तो पार्टियां दोनों टूटी हैं। चाहे शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां कमजोर तो हुई है ना। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूँ नेहा जी। देखिए, विधायक टूटने से पार्टियां नहीं टूटती। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, विधायक कितने बार टूटे हैं। और आज के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, सांसद है, वो शिवसेना बुद्धू संगठन शामिल नहीं हुआ क्या? तो पार्टी विधायकों टूटे, पार्टी नहीं टूटती है। पार्टी बनाती है जनता। हम जो चुनाव आयोग ने संविधान का दुरुपयोग करके पार्टियां नाम इनको दिया है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। संविधान का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि साहब जो हमारे अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, उनके पास पूरी पावर रहेगी। ये अध्यादेश क्यों लेके आए? इन्होंने फिर पावर राज्यपाल को सौंप दी। तो ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने गुरूर में, अहंकार में, अपने दम में, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही जो दम अहंकार है जनता देख रही है। दल बदल कानून का नाम दुरुपयोग किया। दल बदल कानून के हिसाब से ये मत नहीं हुआ, मत होना चाहिए था, नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया राज्यपाल से लेके, चलिए ये बताइए, पिछली बार 2019 में आपने 18 सीटें जीती थी, इस बार क्या आंकड़ा है? इस बार हम बताते 40 ऊपर सीटें जीतेंगे हम लोग। 21 सीटें हम जीत रहे हैं, पूरी 21 सीटें हम जीत रहे हैं। 40 के ऊपर सीटें हम जीतेंगे। और ये 6-7 सीटें ज्यादा आ जाए तो आप कहिएगा। देखिए, हमारा वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। हमारे जो सिर्फ चुनाव भी महाराष्ट्र में हुए हैं, वो हमारा वोट बैंक ऑलरेडी कन्वर्टेड है। जैसे पहले बीजेपी में जाता था शिवसेना का वोट, अब शिवसेना का वोट जा रहा है कांग्रेस और एनसीपी में। कितना कन्वर्ट होता है सर, ये तो इसके लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा। दावे और वादों के बीच में क्या हकीकत है, उसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन उसके साथ ही प्रदीप जी, समझ गई सर, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गई। मैं जो अभी तक चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, मैं उससे बता रहा हूँ आपसे। हमारा वोट कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। जितने चुनाव अभी तक हुए महाराष्ट्र। ठीक प्रदीप जी, शिंदे और अजीत के आने से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा तो ये तो चुनाव के बाद कहा जा सकता है, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के लाभ की सोच करके ही कोई गठबंधन या कोई नीति बनाता है। तो ये तो समय बताएगा कि कितना लाभ मिलेगा। लेकिन हम जो है जो चुनाव के लिए जब हम जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जाते हैं। जनता के लाभ की बातें हो, जनता के हित की योजनाएं बने, ऐसे ही हम विचारधारा के साथ जाते हैं। और जनता ने हमें उसके आधार पर वो जो एनसीपी का वोट है, जो शिवसेना का वोट है, क्या वो शिंदे के साथ या फिर अजीत पवार के साथ कन्वर्ट हो पाएगा, जा पाएगा एनडीए में? लगता है आपको? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पार्टी नहीं टूटा करती है। नहीं नेहा जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर इन आधारों पर बात की जाए
तो जनता ने तो शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को उस समय जब टूटी शिवसेना नहीं थी, एकीकृत शिवसेना क्या किया था? नहीं ज्ञान मत दीजिए ज्यादा, ज्ञान हमारे पास भी है। नहीं लेना मत लीजिए, आप अपनी जमानत बचाने की तैयारी करिए। जमानत जब सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बात समझ जो पीडीपी कर ले वो तो बताइए। नहीं ऐसे नहीं, अपने अपने बारे में बोलिए ना, एड्रेस के लिए मौका दूंगी, ऐसे नहीं। अभी प्रदीप, अरे आपको नहीं लेना मत दीजिए, चिल्ला क्यों रहे हैं? इतनी कहाँ में चिल्ला करें? चुपचाप शांत बैठिए चुपचाप। ठीक है संजय जी, नहीं प्लीज ऐसे नहीं, शांत बैठिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं ना। नेहा जी जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसको जनता ने मत दिया था, और चुनाव पूर्व का जो गठबंधन था और चुनाव के बाद का जो गठबंधन था, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह देता है। आने वाला समय बताएगा कि जनता किसके साथ और किसके पक्ष में नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति जब अपनी पूरी पार्टी की विचारधारा को बदलता है तो ये दिन देखने पड़ते हैं। इससे इस बात से कोई इनकार नहीं किया। राज ठाकरे से अच्छा बताइए, कितनी उम्मीद है राज ठाकरे से? ये देखिए, कोई गठबंधन में आता है, राष्ट्रहित की बात करता है, तो उम्मीदें नहीं इस तरह से पूर्व में नहीं बताई जा सकती। मैं कोई ज्योतिष वक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का मत रखने के लिए बैठा हूँ, और मुझे पता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, परिवारवादी, क्षेत्रवादी या भाषावादी पार्टी नहीं है, जिसके कारण से जनता का संपूर्ण समर्थन हमारे साथ है। अब ये आने वाला समय बताएगा। इससे तार्किक बात, अगर मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र नहीं बन जाऊँ कि हमें तो मिल गए, इनकी जमानत जब पूरी। अरे न्याय जी, वो तो समय बताएगा। ठीक है सीमा जी, देखिए एक तरफ अजीत पवार, यानी कि वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। शरद पवार गुटके हैं और मतलब एनसीपी है, अजीत पवार। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिंदे, वो शिवसेना की बात कर रहे हैं। तीसरी तरफ देखें तो राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, ये तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लग रहा है एक कठिन मुकाबला होगा, एक बड़ी चुनौती है इनसे पार पाना। मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप राज ठाकरे जी की बात पूछ रही थी, बड़े सम्मान से मैं कहना चाहती हूँ कि उनके कितने प्रासंगिक हैं वो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, आप खुद ही सोच के देखिएगा। 1.5% उनका वोट शेयर है, और जिस तरह से देखिए उनके आने से मुझे लगता नहीं कि इनका कोई फायदा होगा, शायद नुकसान ही होगा। जिस तरह से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां पर हैं, उनके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है, किस तरह से उनको पीट के वहां से भगाया है, शायद वहां के जो वोटर्स हैं वो इस चीज को भूलेंगे नहीं। तो ये मुझे तो लगता नहीं कि कोई उनके आने से कोई इनका फायदा होगा। इनका एक वो हो गया है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही है कि हाँ, यहाँ से वो वहाँ चला गया, वहां से वो आ गया। और देखिए, जो हमारे यहाँ के भी लोग गए हैं, उनकी क्या स्थिति है। 3-4 सीटों के ऊपर वो शायद मन मार के किसी तरह से, मतलब हमें इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि कभी ना कभी हम उनके साथ रिलेटेड रहे हैं। तो क्या स्थिति है, वो कितने प्रासंगिक हैं उनके लिए, बीजेपी के लिए। अब जो भी उनको मिल रहा है वो उनको लेना पड़ेगा। ठीक है। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से 10 सेकंड में सर बात रखिए। देखिए, ज्ञान दे रहे भाजपा वाले, बिहार में क्या किया उन्होंने, आरजेडी जेडीयू गठबंधन चल रहा था और तोड़ के उन्होंने सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था। पहली बात जो ये बात करना है ज्ञान वाली कि इन्होंने शिवसेना तोड़ी तो कितनी सीटें थी, 11-10 सीटें थी मुश्किल से। एकनाथ शिंदे को, अगर एकनाथ शिंदे में वोट एक तरफ करने का, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, तो क्या शिवसेना की महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं नहीं थी? अगर वो दूसरे गुट में गए तो क्यों गए, बताइए ना। दूसरे गठबंधन में गए तो क्यों गए? हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती है, हर राजनीतिक दल में होती है। महत्वाकांक्षा हो ना हो, हमने पार्टी गठबंधन किया, हमें विधायक नहीं तोड़े। ये तो विधायक थोड़े गठबंधन कर रहे हैं, सर्वनाकरण कर रहे हैं। देश में ऐसी स्थितियां पैदा जो हुआ सर, जनता ने सब देखा है, और वक्त आने पर जवाब देगी। और उसके लिए चले, वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।